मैं उन दिनों 8वीं की तालबा थी और हम फैसलाबाद के करीब एक गांव में रिहाइश पजीर थे। मैंने वहां स्कूल में नया नया दाखला लिया तो मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई जिसका नाम राफिया था। वो मुझे अच्छी लगी। हम दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। हमारे गांव में मिडिल तक स्कूल था और जब हमने 8वीं का इम्तहान पास किया तो फैसलाबाद में दाखला ले लिया। हम दोनों एक सेक्शन में तो ना जा सकी लेकिन दोस्ती कायम रही। यहाँ आकर गोया राफिया के पर पुर्जे ही निकल आए। वो खासी आज़ाद ख्याल और जिद्दत पसंद हो गई थी। गर्ल्स हाई स्कूल के करीब ही लड़कों का स्कूल था। राफिया को मौका मिलता तो वो उधर चली जाती। यूं उसकी दोस्ती काफ़ी सारे तालिब इल्मों से हो गई। शुरू में दोस्त समझकर वो मुझे अपनी सारी बातें बताती थी लेकिन मैं ज़्यादा दिन चुप ना रह सकी। उसको उन सरगर्मियों से रोकना मेरा फ़र्ज था। जब मैंने उसको टोका तो उसने बुरा मनाया और मुझसे खींचने लगी। अब वो मुख्तलिफ लड़कों से मिलती, उनके साथ वादे करती लेकिन मुझे कोई बात ना बताती। तब एक दिन मैंने कहा कि राफिया देखो, तुम मुझे तुम्हारी बातों की सब खबर है, चाहे तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं तुमको अब भी रोकूंगी क्योंकि तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें तबाह होता हुआ नहीं देख सकती। उसने मेरी बात को कड़वी दवा की तरह निगला और कहा, परवीन ज़्यादा नसीहतें मत करो, मैं अपना बुरा भला खूब जानती हूँ। तभी मुझसे रहा ना गया, मैं उसे फिर समझाने लगी कि तुम एक गरीब बाप की बेटी हो, क्यों अपने वालिद की इज्जत को खाक में मिलाती हो। इस पर वो बिगड़ गई और कहा कि खबरदार अगर आइंदा मेरे साथ दोस्ती बनाने या निभाने की कोशिश की। इसके बाद हमारी बातचीत बंद हो गई और वो मैट्रिक से पहले ही पढ़ाई छोड़कर स्कूल से चली गई। कभी कभी किसी से पता चलता कि राफिया की सरगर्मियां जारी हैं, कभी किसी लड़के के साथ चली जाती है तो कभी घर आ जाती है। उसका बाप मजदूर था और माँ अंधी थी, ऐसे में उसको रोकने वाला कौन था। यूं तो उसके बड़े भाई भी थे मगर वो शादीशुदा थे और बीवियों के साथ अलग घर में रहते थे। एक दिन मैंने एक वाकिफ लड़की से सुना कि राफिया बीमार है। वो लड़की शाहीना उसी के मोहल्ले में रहती थी। मुझसे रहा ना गया और मैं राफिया का पता शाहीना से पूछकर उसके घर चली गई। वो वाकई बिस्तर पर पड़ी थी, रंगत काली और आंखों में हल्के पड़े हुए थे। मुझे अचानक सामने देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक जगमगाई। उसने वो पूरे जज्बात से उठने की कोशिश की मगर नकाहत से उठ ना सकी और दोबारा ढह गई। मैंने उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, क्या बताऊं खैरियत, यूं समझो कि कभी की नेकी काम आ गई और बस खैरियत हो गई, वरना इज्जत और जान दोनों दांव पर लग गए थे। ये एक ज़ुमाइनी बात कही थी उसने, जिसको मैं समझकर भी समझना ना चाहती थी, लिहाजा उसके जवाब को नज़रअंदाज कर गई और हाल अहवाल पूछने लगी। राफिया बोली, काश मैं पहले ही तुम्हारा कहना मान लेती तो आज इस हाल में ना होती। दरअसल मैं अपने घर के खिंचाव भरे माहौल से मुतनफ़र होकर इधर उधर प्यार तलाश करने लगी थी और फिर कटी पतंग बन गई। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि ये सारा मसला मेरी बड़ी भाभी की वजह से हुआ, क्योंकि मैं सबसे छोटी और नासमझ थी। मैंने ज़्यादा असर लिया। मेरे भाइयों की शादियां अम्मी ने बड़े चाव से की। शुरू में तो हम सब लोग मिलकर रहते थे, हमारा खाना भी इकट्ठा पकता था, घर भी एक था और इकट्ठे रहने पर सब खुश भी थे। बड़े भाई की तनख्वाह ज़्यादा थी, लिहाजा घर में खुशहाली भी थी। अचानक हमारी बड़ी भाभी का रवैया बदलने लगा और उसने सब सुकून बर्बाद कर दिया। वो हर वक्त अम्मी से लड़ती रहती, कभी कहती मेरे कमरे से किसी ने पैसे उठा लिए हैं और कभी शोर मचाती कि मेरी फलां चीज़ गायब है। भाई की शिकायत सुनकर अम्मी हर वक्त हमारी पिटाई करती थी। हम कहते कि हमने कुछ नहीं उठाया तो वो कहती कि तुम ही ने चोरी की है। तुम्हारी भाभी झूठ तो नहीं कहती, तुम्हारे सिवा घर में कौन आया है। इस तरह हमारी खूब पिटाई होती। उनके इस पैंतरे पर हम सब लोग उनसे हो गए और नफरत करने लगे। बड़ी भाभी की एक और आदत ये थी कि उसने कभी अपने घर का काम नहीं किया, कभी उसने बर्तन धोए और ना खाना बनाया। वो बस हर वक्त अपने कमरे में पड़ी रहती थी। सुबह जब भाई ऑफिस चले जाते तो उठकर तैयार होती और मैके चली जाती, और जब शोहर के आने का वक्त होता वापस आ जाती। हम तो डर से भैया को कुछ ना बताते और ना ही अम्मी बताती थी। भाई यही समझता था कि मेरी बीवी कहीं नहीं जाती। कभी अगर अम्मी भाई से शिकायत करती कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल काम नहीं करती तो वो उल्टा अम्मी को डांटता। यूं ही अम्मी सब्र कर लेती, कुछ ना बोलती। छोटी भाभी का रवैया हमसे ठीक था, वो सारे घर का काम करती भी थी और वक्त पर भी करती थी। फारिग हो जाती तो अम्मी को दबाती और मैके जाती तो बहुत जल्द लौट कर आ जाती कि अम्मी को तकलीफ ना हो। तब बड़ी भाभी छोटी भाभी को कहती कि तुम क्यों इतने सारे काम करती हो,
क्या तुम बेवकूफ़ हो? मेरी तरह आराम से बैठो और रोटियां तोड़ो। सास किस लिए है? वो काम करेगी ना। तब हमारी छोटी भाभी जवाब देती कि वो हमारी माँ के बराबर है और माँ का दूसरा रूप है, इसलिए मैं काम करूँगी क्योंकि ये मेरा अपना घर है। बड़ी भाभी ने उसको बहुत भड़काया कि वो घर का काम ना करे और सास तंग हो। मैं स्कूल से आकर अम्मी का हाथ बटा देती थी कि काम करना कोई गुनाह नहीं है। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो देखा घर का नक्शा ही बदला हुआ है। बड़ी भाभी किचन और अम्मी ईंटों का चूल्हा बनाकर खाना बना रही हैं। मैंने पूछा, माँ ये सब क्या है? तो वो रोने लगी। कहा कि मैंने तो बहुत कोशिश की मगर तुम्हारी बड़ी भाभी ने हमको अलहदा करवा दिया। रोज़ाना बेइज्जती करती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये सुनकर बड़ी भाभी आई और अम्मी को खूब गालियाँ देने लगी। कहने लगी कि तुम सब मुफ्तखोरे निकल जाओ यहाँ से क्योंकि ये मेरा घर है। तब अम्मी और मैं इतना रोए कि आंखें सुर्ख हो गईं। बड़ी भाभी ने छोटी भाभी को साथ मिला लिया। दोनों अलहदा खा पी रही हैं और इसी में खुश हैं। कुछ दिन के बाद भाइयों को मजबूर किया कि माँ बाप और कमारे बहन भाइयों को अलग घर लेकर दो, ये हमारे साथ ना रहें। यूं हम एक गरीब बस्ती में गंदा सा मकान जो उन्होंने लेकर दिया, जहां अब्बू ने मामूली सी दुकान ली, यूं हमारी दाल रोटी चलने लगी। अब हम 5 खाने वाले थे और कमाने वाला मेरा बीमार बाप। मैं तालीम ना छोड़ना चाहती थी, लिहाजा मैंने लड़कों से दोस्ती कर ली ताकि कुछ माली इमदाद ले सकूं उनसे। इस दोस्ती में उनकी तरफ से मुझको माली इमदाद तो मिल जाती मगर फिर तबाही और बदनामी भी साथ साथ चलती रही। इस दौरान अम्मी की आंखों में मोतिया उतर आया। उनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। एक कॉलेज के लड़के ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ दोस्ती रखो तो तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे मैं दूंगा। मैंने इस गर्ज से उसके साथ दोस्ती कर ली और उसने ऑपरेशन के लिए काफ़ी रकम दी, जो मैंने माँ को ये कहकर दी कि मेरी एक सहेली ने जो मालदार बाप की बेटी है मुझको ये रकम दी है। वो लड़का जिसका नाम नौमान था अमीर बाप का बेटा था। उसको पैसे की परवाह ना थी। उसने मेरी इज्जत खराब की जिसके नतीजे में आज मैं इस हाल में हूँ कि मरते मरते जी हूँ। अफसोस के माँ का ऑपरेशन भी कामयाब ना रहा और यक्के बाद दीगरे दोनों आंखें जाती रहीं। शायद मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी माँ को मिली। मुझे राबिया की ज़बानी उसके हालात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। सोचने लगी कि अगर उसकी बड़ी भाभी अच्छी होती तो उन लोगों का आज ऐसा हाल ना होता और बेटे माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाते और लोगों को भी संभालते, क्योंकि माँ बाप बहन भाइयों का भी तो हक होता है। बड़े भाइयों ने बीवियों के कहने में आकर हक अदा ना किया और यूं राफिया की ज़िंदगी भी हालात की वजह से बर्बाद हो गई। मेरे दिल में राफिया की बातों का इतना असर हुआ कि मैंने सोचा कि उसकी भाभी के पास जाकर उनको समझाऊंगी कि वो इतना जुल्म ना करें, क्योंकि अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता और ना वो इतने गरूर को पसंद करता है। जुर्रत करके मैं गई तो उसकी भाभी मिल गई, मुझसे खुश अखलाकी से मिली, सब घर वालों की खैरियत पूछी और फिर आने का सबब दरियाफ़्त किया तो मैंने साफ गोई से बताया, राफिया की दोस्त होने की हैसियत से आपके पास आई हूँ, क्योंकि गुर्बत के बाइस उनके हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी सास और ससुर और उनके बच्चों की मदद करें, बल्कि राफिया को अपने पास रख लें ताकि वो तालीम हासिल कर सके। कुछ देर तक तो भाभी खामोश और गुमसुम रही, जैसे कुछ बताना चाह रही हूँ और बता ना पा रही हूँ। ज़रा देर बाद कहा, मुझे खुशी है कि राफिया को तुम जैसी अच्छी दोस्त मयस्सर है। तुमको उसकी गुर्बत और दुखों का ख्याल है, लेकिन सही बात यह है कि इंसान अपना दुश्मन आप होता है, कोई और उसका दुश्मन नहीं होता। राफिया को शुरू में मैंने प्यार दिया था और उन लोगों का ख्याल भी किया, मगर मेरी सास को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी, जिसकी वजह से मेरा दिल उनसे उखड़ा रहने लगा और फिर मैंने दूरी इख्तियार कर ली। जहाँ तक राफिया का ताल्लुक़ है, मैं उसको अपनी भाभी बनाना चाहती थी, मगर उसकी हरकतें ऐसी थीं कि ये इरादा भी ख़त्म करना पड़ा। हुआ यूँ कि एक दिन मेरा भाई हमारे घर रहने आया। राफिया फ़ौरन ही उससे घुल मिल गई। खैर, इस बात को भी मैंने नज़रअंदाज किया कि मैं उसकी आदत जानती थी, लेकिन एक जबकि सर्दियाँ थीं और मैं अपने कमरे में सो रही थी, रात के तकरीबन 2:30 बजे मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेने के लिए किचन में गई तो बराबर वाले कमरे में जहाँ मेरा भाई फरहान ठहरा हुआ था मुझे सरगोशियाँ सुनाई दी। तभी मेरा माथा ठनका। मैं दबे कदमों कमरे में गई। नीम तारीकी में देखा तो क्या देखती हूँ कि मेरा भाई बिस्तर पर लेटा हुआ है और राफिया उसके पास बैठी हुई है। घर में सभी सो रहे हैं। मैंने हल्के से खांसा तो भाई ने ऊपर कंबल ले लिया और राफिया उसके कमरे से भागकर अपने कमरे में चली गई। तभी किसी से कुछ कहे बगैर अपने बेडरूम में जाकर मैं लेट गई, मगर फिक्र से तमाम रात जागती रही और सुबह तक नींद ना आई।
दूसरी रात का इंतज़ार किया कि देखूं अब क्या होता है। आधी रात के बाद राफिया दोबारा फरहान के कमरे की तरफ गई। मैं भी दबे पांव उसके पीछे चली गई, लेकिन बाहर ठहर गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। ये तकरीबन घंटा भर बातें करते रहे। बहरहाल मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। इसके बाद ये रोज़ का मामूल बन गया। मेरी नींदें हराम हो गई थी। ज़बान खोलती तो अपने ऊपर मुसीबत आ जाती, क्योंकि फरहान मेरा भाई था। एक रात तो हद हो गई जब मैंने उन दोनों को एक ही बिस्तर पर पाया। तब मैंने सुबह अपनी सास और उसके बच्चों को अलग कर दिया। फरहान को डांट कर वापस लाहौर भिजवा दिया। अम्मी का फ़ोन आया कि तुमने उसे क्या कहा है जो फरहान हर वक्त उदास रहता है। मैंने अम्मी को भी कुछ ना बताया, क्योंकि वो बहुत जल्द परेशान हो जाती थी। राफिया का मिजाज ऐसा था कि उसको कोई समझा नहीं सकता था। उधर मेरे भाई की जिद थी कि मैं शादी राफिया से करूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे कच्चे चलन की लड़की को अपनी भाभी बना लूं। फरहान ने मुझे भी फ़ोन किया, लेकिन मैंने उसको दिल शिकन जवाब दिया था कि तुम वाज़े तौर पर सुन लो, ये रिश्ता नहीं होगा। मैं हरगिज़ राफिया को तुम्हारी शरीके हयात नहीं बनने दूंगी। किसी और लड़की का बताओ तो मैं आकर बात करती हूँ। उसका एक ही जवाब था कि शादी करूँगा तो सिर्फ राफिया से, वरना किसी से नहीं। जब मैं किसी तरह नहीं मानी तो बेटे की मोहब्बत से मजबूर माँ बाप मेरी सास और ससुर के पास चले गए फरहान के लिए राफिया का रिश्ता तलब करने। मेरी सास ने कहा कि जब तुम्हारी बेटी ने हमारे साथ बुरा सलूक किया है और आखिरकार हमको घर से भी निकाल दिया, तो अब हम कैसे अपनी बेटी का रिश्ता दें। ये हरगिज़ मुनासिब रिश्ता नहीं रहेगा। फिर आपकी बेटी भी ये रिश्ता नहीं चाहती। पहले उसको मना लें, फिर ये रिश्ता देंगे। अब्बू अम्मी मेरे पास आए और बहुत इसरार किया तो बादल नखास्ता मैं मान गई। वो खुश दोबारा राफिया का रिश्ता मांगने गए। इस बार उसके वालिदैन ने हाँ कर दी और मेरे मैके में शादियाने बजने लगे। मेरा दिल गवाही देता था कि ये बेल मुंडे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि राफिया का पैर काफ़ी आज़ाद हो चुका था। मुझे मालूम था कि उसकी और लड़कों से भी दोस्ती थी। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से कब जाता है। अपने भाई को समझाती थी, वो ना समझता था। जब रिश्ता तय पा गया तो वो दोनों बाहर पार्कों और होटलों में मिलने लगे, यहाँ तक कि सड़कों पर भी साथ साथ होते। उन्हीं दिनों जब उनका रोमांस अरूज पर था, एक लड़के ने मेरे भाई को एक रोज़ रोका और कहा कि तुम राफिया से वास्ता ख़त्म कर दो, क्योंकि उसकी दोस्ती मेरे साथ है। मेरे भाई को उसका यकीन ना आया, बल्कि बेहद गुस्सा आया और गुस्से में उसने उस लड़के को, जिसका नाम नौमान था, खूब बुरा भला कहा। नौमान उस वक्त तो धमकियां देकर चला गया, मगर अगले दिन जब फरहान क्रिकेट खेलकर मैदान से घर लौट रहा था, 4 गुंडों को लिया और उसको खूब ज़ोदोकोप किया। दूसरे खिलाड़ी लड़के वहां पहुंचे तो वो ये देख कर के ये लोग फरहान को मार पीट रहे हैं। खिलाड़ी लड़के चूंकि तादाद में ज़्यादा थे, उन्होंने उन गुंडों को मार भगाया और फरहान से पूछा, तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी थी। फरहान ने बताया कि वो उन लोगों को नहीं जानता, लेकिन एक लड़के नौमान को मुझसे दुश्मनी हो गई है और ये लोग उसी के भेजे हुए हैं। उनमें से एक नौमान को जानता था। उसने कहा यार तुम फिक्र ना करो, अब अगर दोबारा वो तुमसे कोई पंगा लेने की कोशिश करे तो तुम हमें बताना, हम उसकी ठुकाई कर देंगे। फरहान को पता नहीं था कि राफिया और नौमान एक दूसरे के बहुत करीब रह चुके हैं। बस उसने राफिया से मुलाकातें जारी रखीं, उधर नौमान भी उसके पीछे लगा रहा। आखिरकार एक बार फिर उन दोनों की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में मेरे भाई के दोस्त भी कूद पड़े और डंडों से नौमान की पिटाई कर दी। नौमान को कुछ ऐसी ज़रबात आई कि वो मोतोजीज़ की कशमकश में हस्पताल ले जाया गया, जहां उसने निज़ाई बयान दिया कि उसको फरहान ने मारा है। नौमान मर गया, मगर उसके भाइयों ने मेरे भाई फरहान को गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। वही हुआ जिसका डर था। नौमान पर कत्ल का केस चल रहा है और राफिया की नहूसत ने मेरे वालिदैन की खुशियों को डस लिया है। अब तुम ही कहो कि मैं किस तरह अपने सास ससुर के पास जाऊं और राफिया को गले से लगाऊं। मेरा तो जी चाहता है कि उन सबको शूट कर दूं। भाभी जज्बाती हो गई और मैं खौफजदा कि कहीं वो जज्बात में आकर मुझे भी बुरा भला न कहने लगे। ये फसाना सुनकर मैं हैरान परेशान उनके घर से निकली और सोच रही थी कि कहानी के 2 रुख सामने आए हैं। मगर इसकी छोटी भाभी मिल जाती तो उनसे भी बात कर लेती, क्योंकि राफिया हमेशा उसकी तारीफ़ किया करती थी। फिर मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। एक बार जब अम्मी बीमार थीं और अस्पताल में थीं, मैं अस्पताल में अम्मी के पास ही ठहरी थी, तो साथ वाले कमरे में राफिया की छोटी भाभी अपनी माँ के साथ थी, क्योंकि उनकी वालदा बीमार थी। मैंने उन्हें और उन्होंने मुझे पहचान लिया।
وہ ایک بار رافیہ کو سکول سے لینے کے لیے آئی تھیں۔ میں نے سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ وہ اچھی طرح سے ملی اور ہمارے کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ امی کی عیادت کی، پھر میں ان کے کمرے میں جا بیٹھی اور ان کی ماں کی عیادت کی۔ باتوں باتوں میں رافیہ کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے بتایا کچھ دن پہلے میں اس کے پاس گئی تھی کیونکہ وہ بہت بیمار تھی۔ چھوٹی بھابھی نے افسوس سے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، اور میں ہی اس کو اپنی ایک رشتہ دار لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی کیونکہ وہ مصیبت میں تھی۔ کیسی مصیبت؟ میں نے دریافت کیا۔ بس کچھ نہ پوچھو۔ انہوں نے کہا لڑکیاں نادان ہوتی ہیں اور ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملتی ہے۔ جب رافیہ کی فرحان سے منگنی ہو گئی سب نے اسے منع کیا تھا کہ تم اس سے شادی کے دن تک پردہ کرو، اب اس سے ملنا نہیں ہے، مگر وہ دونوں سرے عام ملتے جلتے اور گھومتے پھرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی قربت بھی گہری ہو گئی۔ انہوں نے شادی سے پہلے غلطی کر لی جس کی وجہ سے رافیہ مصیبت میں گر گئی، مگر شادی کی تاریخ نزدیک تھی، لہٰذا وہ بے فکر تھے کہ بس چند دنوں بعد ہی تو محفوظ ہونے جا رہی ہوں۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ ایک نعمان نامی لڑکے سے اس کی لڑائی ہو گئی جس کے قتل کے الزام میں فرحان جیل چلا گیا۔ رافیہ مصیبت کی دلدل میں گرتی گئی۔ جب کوئی راہ نہ پائی تو ایک دن میرے پاس آئی، اپنی مشکل مجھے بتائی۔ اب اس کی مدد کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اس کو اپنی رشتہ دار ڈاکٹر کے پاس لے گئی ہوں۔ اس کی جان تو بچ گئی مگر خوشی اس کے نصیب میں نہ تھی اور وہ بن بیاہی ہی رہ گئی۔ اب وہ اپنی بڑی بھابھی کی وجہ سے مجھ سے ملنے بھی نہیں آتی۔ اگر وہ نہیں آتی تو کیا آپ ان سے ملنے نہیں جاتی؟ میں نے سوال کیا تو بھابھی بولی، میں چند بار گئی ہوں۔ قصور کس کا تھا، بڑی بھابھی کا یا؟ میرا اگلا سوال سن کر انہوں نے کہا، شروع میں تو بڑی بھابھی کا ہی قصور تھا۔ وہ بہت بے رخی اختیار کرتی رہیں، شوہر کو بھی ساس سسر دیور نندوں کے خلاف بھڑکاتی تھی۔ بعد میں امی ساس بھی آپے سے باہر ہو گئیں اور خوب برا بھلا کہتی تھی۔ میں نے حتی الامکان ساس کا ساتھ دیا مگر بعد میں مجبوراً الگ ہونا پڑا کیونکہ میرے جیٹھ اور میرے شوہر کا کاروبار ایک ہے۔ دونوں بھائی ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور دکان بھی اپنے والد کو بنا کر دی ہے انہوں نے۔ تھوڑی بہت مدد کر دیتے تھے مگر سب فیصلوں پر حاوی چونکہ بڑی بھابھی ہیں اور ان کے جیل میں ہیں، اس وجہ سے یہ دونوں بھائی ان دنوں اپنے والدین کی طرف بالکل نہیں جاتے۔ رافیہ کی طبیعت میں جلد بازی تھی اور اس وجہ سے اس کے قدم تباہی کی طرف گئے۔ اگر وہ صبر و تحمل سے کام لیتی تو شاید حالات اتنے قابو سے باہر نہ ہوتے۔ اب رافیہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اس کا چھوٹا بھائی بڑا ہو چکا ہے، اس نے گھر کے حالات سنبھال لیے ہیں۔ رافیہ کو بھی گھر سے نہیں نکلنے دیتا، تنخواہ ساری لا کر ماں کے ہاتھ پر رکھتا ہے۔ رافیہ بتا رہی تھی کہ جب سے میرا بھائی بٹو بڑا ہوا ہے ابو امی کو سکون ملا ہے اور ہمارے دن پھرنے لگے ہیں، اور اب امی اس کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس فکرے پر میں چونک پڑی اور میں نے دعا کی، یا اللہ اس بار رافیہ کی ماں کو ایسی بہو دینا جو اس کی ہمدرد ہو، بیٹی بن کر خدمت کرے اور ان کو سکون دے، اور بیٹا چھین کر نہ لے جائے، کیونکہ ماں کا اپنی اولاد پر بہت حق ہوتا ہے اور بٹو ان کا آخری سہارا ہے۔